हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम लवकुश पाठक है और मैं लखनऊ से हूँ और मॉडल हाउस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको क्लास 9th की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और बायोलॉजी जो आपके साइंस के बुक में है वो चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 जो आपका बायोलॉजी है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और प्लस लोगास। बायोस का मतलब ये होता है एनिमल, लाइफ। बायोस मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगास मीन्स क्या होता है? स्टडी। यानी विज्ञान यानी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लाइफ की स्टडी करेंगे उसे हम बोलते हैं क्या? बायोलॉजी। और बायोलॉजी की मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जूलॉजी और नंबर 2 बॉटनी। जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन अगर हम बनाना चाहें जूलॉजी की तो बना सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच स्टडी ऑफ ओनली एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। और दूसरा बॉटनी की डिफिनेशन अगर बनाना चाहें तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच स्टडी ऑफ ओनली प्लांट दैट इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पहला चैप्टर है आपके साइंस में बायोलॉजी का वो क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है, वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, तो आंसर है वो सेल है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो केवल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। बात समझ में आई? यानी जो सेल है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमें लाइफ की स्टडी करनी हो तो वो हम किस ब्रांच में करेंगे, तो आंसर है वो साइंस के बायोलॉजी के ब्रांच में करते हैं। वैसे अगर हमें प्लांट की स्टडी करनी हो तो हम किस ब्रांच में करेंगे, तो आंसर है आप सिंपल सा बोलोगे सर ये तो हम बॉटनी में करेंगे। ऐसे ही अगर आपको सेल की स्टडी करनी हो तो हम किस में करेंगे, तो उसके लिए एक ब्रांच बनाया साइटोलॉजी। बात समझ में आया? यानी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो आगे देखिए, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपको बता दिया हूं पहले से, होता है क्या? सेल होता है, ठीक है। इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1665 में उन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया। उन्होंने कैसे डिस्कवर्ड किया? स्वयं से उन्होंने क्या किया? एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें क्या किया? उन्होंने क्या किया? एक सेल लिया और उसको इसके नीचे रखकर देखा। देखने के बाद उनको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा। उन्होंने इसका नाम रख दिया क्या? सेल। और सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑल लिटिल रोम। बात समझ में आया? ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी जो भी लिविंग थिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है, वो सभी के सभी सेल की बनी होती है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि लिविंग थिंग्स होती क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, तो लिविंग मतलब ऐसा होगा कि उसमें ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, कॉन्सियसनेस होगी और मेटाबॉलिज्म होगी। ऐसे डिफरेंट टाइप की प्रोसेस जो होती है वो लिविंग में होती है, ठीक है। और बाकी प्रोसेस जो एज प्रोसेस जिसमें नहीं होगी वो आपकी नॉन लिविंग होगी। बात समझ में आया? ठीक है। बाकी लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। तो बाकी आगे देखते हैं। देखिए, आपने देखा यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ एन अनियन और प्लांट पील। आपने क्या किया कि आप क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम सेल को कैसे देखें। तो इसके लिए आप एक अनियन लाइए और उसमें से क्या कीजिए?
एक प्लांट पील यानी उसके जो अनियन होता है उसमें से एक पतली सी मेम्ब्रेन निकालिए। उसको निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उसे स्लाइड पे रखना है। स्लाइड के रखने के बाद ये आपका स्लाइड दिख रहा है, देख रहे हैं स्क्रीन, ये आपकी स्लाइड है जो एक ग्लास की होती है, ठीक है। इस पर रखने के बाद में आप इस पर कवर स्लिप रखेंगे, उसके बाद सेफ्रानिन डालेंगे। इसको डालने के बाद में आप माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। उसमें जब आप देखेंगे तो आपका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बात समझ में आ गया? तो सेल स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये जितने भी दिख रहे हैं ये भी आपका एक सेल है, ये भी एक सेल है। ऐसे डिफरेंट सेल आपके दिख रहे हैं, यानी ये मल्टी सेलुलर एक तरह से देखा जाए। बात समझ में आया? तो हम बात करते हैं कि ये डॉट क्या है। बीच में देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग सेल में एक एक डॉट प्रेजेंट है। ये होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, आप देखिए ये डॉट क्या होता है। देखिए ये देख रहे हैं, तो ये डॉट को हम क्या बोलते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है जो सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। बात समझ में आया? ठीक है। ऐसे आप में पूरा स्पेस ये किनारे किनारे देख रहे होंगे ये, ठीक है, यहाँ बीच में स्पेस भी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस ये बना हुआ है, देखिए ये है, और साइटोप्लाज्म ये है। ठीक है, तो सभी सेल में न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बात समझ में आए? कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो। तो सेल में जो होता है न्यूक्लियस वो कंपल्सरी रूप से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि सेल जो है कैसे दिखता है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए कि जो ह्यूमन बॉडी लिखा है, वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। नंबर पहला जो लिखा है ब्लड सेल। ब्लड सेल भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ब्लड सेल का काम क्या है? तो ब्लड सेल का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन को बाहर से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेगा और इससे क्या करेगा, सेल तक पहुंचाएगा, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुंचा देगा, और उसके बाद में क्या करेगा, वो बाहर हो जाएगा थ्रू माउथ या नोज। बात समझ में आया? ऐसे जितने भी इसमें सेल दिए गए हैं उसके अलग अलग फंक्शन है। ये आपका बोन सेल है, ये आपका मसल सेल्स, ये न्यूरॉन है जो आपको इंफॉर्मेशन बाहर से क्या सूचना आपको मिल रही है उसके बारे में बताता है। ठीक है, और ये ओवम है, ठीक है, फीमेल गैमेट जिसे हम बोलते हैं, और ये आपका फैट सेल है, और ये स्पर्म है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनता है, ये आपका मेल गैमेट है और ये आपका फीमेल गैमेट है, लेकिन ये भी क्या है, एक सेल है। बात समझ में आ गया? इसके आगे देखते हैं कि जो हमारा सेल है ये क्या किया गया है। देख रहे होंगे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सेल के नंबर के बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए, सेल के नंबर के बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल हो, ठीक है, and the organism which contain only one cell, ठीक है, और this type of organism is called unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें केवल सिंगल सेल होता है, और जो इसका फंक्शन होता है वो केवल सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म होता है। जो भी फंक्शन है सब के सब सिंगल सेल के द्वारा ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये करना भी चाहेगा ना तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास केवल सिंगल सेल ही है। ठीक है, तो इसकी जो लाइफ स्पेन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा,
बैक्टीरिया और पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा क्या करता है? अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होगा कि जिसमें 2 और मोर सेल प्रेजेंट हो, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 और मोर सेल प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसके जो भी फंक्शन होंगे वो सब सेल क्या होगा? डिफरेंट सेल होगा, तो डिफरेंट सेल जो होगा वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, हर सेल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे अभी हम बात करें कि हमारे पास नर्व सेल है, ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो नर्व सेल का फंक्शन क्या है कि वो बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसे लेगा और उसी के अनुसार जैसे इंफॉर्मेशन उसे भेजनी होगी वो क्या करेगा? मॉड्यूलेट करके बाहर भेजेगा। तो ये इस प्रकार से अपना नर्व सेल काम क्या करता है कि आपको सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है, पावर देता है। ये नर्व सेल का फंक्शन है। ऐसे ही आपका ब्लड सेल का काम क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करता है। जैसे आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो आप ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन आप लेते हैं और वो लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स पर प्रेजेंट कौन होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और उससे टिश्यू तक पहुंचा देता है, और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और कहाँ पे? लंग्स तक छोड़ देता है। फिर लंग्स से थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार से हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। बात समझ में आ गए? अब हम बात ये करते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल्स। एनिमल्स में तो सब आ गए। ठीक है, और ट्रीज आप जानते होंगे प्लांट है, प्लांट में भी डिफरेंट सेल्स होते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बात क्लियर हो गई? और इसकी जो लाइफ स्पेन होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो आपका क्या होता है? बहुत लॉन्ग होता है। ठीक है, तो लाइफ स्पेन इसकी क्या होगी? लॉन्ग होती है, यानी ये ज़्यादा समय के लिए रहते हैं, इनका जीवन जो है ज़्यादा समय के लिए होता है। तो हमने बताया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। क्वेश्चन आपका यही पूछा जा सकता है कि यूनिसेलुलर के कोई 2 एग्जाम्पल आप बताइए। तो उसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? अमीबा है, बैक्टीरिया है और पैरामीशियम है। मल्टी सेलुलर के अगर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आप ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल एटसेट्रा आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे लिखा है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल जो होता है वो किसका बना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। ऊपर आपका लिखा हुआ है कि एवरी सेल डू बेसिक फंक्शन। तो ये सेल के फंक्शन के बारे में दिया गया, लेकिन मोस्टली हमें जानना क्या है कि सेल जो होता है वो किसका बना होता है। तो सेल जो होता है इसके 3 मेन कंपोनेंट है। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ठीक, और नंबर 2 न्यूक्लियस, और नंबर 3 क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी हमने ये बताया कि एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन। जितने भी सेल्स होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं, उनके पास ये बेसिक फंक्शन होता है। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करना, जैसे CO2 और ऑक्सीजन का क्या करना है? एक्सचेंज करना। ठीक, दूसरा डाइजेशन, डाइजेशन सेल में होता है जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एब्जॉर्प्शन भी उसी में होता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आई? अब देखिए बात करते हैं मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन यानी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, तो जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा
यहां पर देखिए किनारे किनारे देखिए ये है, ये देखिएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर भी ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके बाद न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस तो आपको पता ही होगा क्या होता है। तो आपकी जो डॉट स्ट्रक्चर है जिसे मैं बता चुका हूं, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ये आपका न्यूक्लियस यहां पे देखिए लिखा हुआ सेंटर पे है, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके जो किनारे किनारे पूरी लेयर दिख रही है ये पूरी, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। बात क्लियर। अच्छा, अब आगे देखिए, ये जो है जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, ये देख रहे हैं किनारे किनारे देख रहे हैं कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में देख रहे हैं ये जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है। यहां पर भी देखिए ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर है ये आपका क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी स्पेस आपका है, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस रहेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस के किनारे किनारे भी एक मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो उस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को अलग करता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन का हम नाम बता चुके हैं, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। 3 नाम आपको हमने बताया सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नंबर 3 प्लाज्मा लेम्मा, ठीक। अब ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट देखिए, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल व्हिच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन क्या है कि आप सराउंडिंग सबसे पहले जान लीजिए होता क्या है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमारे जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं चारों ओर, यही क्या है, एक सराउंडिंग है। तो कहने का बात यह है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से अलग करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन है कि साइटोप्लाज्म बाहर ना जाए, सराउंडिंग से मिलने ना लगे। तो इसके लिए कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करेगी। दूसरा है प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इन दोनों में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बात क्लियर। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ठीक। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है, तो वो आंसर है प्रोटीन एंड लिपिड। क्लियर। दूसरा है इट इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, इट अलाउड सम मिनरल एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये क्या करता है, सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहा जाता है, रीजन इसका ये है कि ये क्या करे, कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देगी और कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही बाहर जाने देगी, ठीक। जैसे मान लो ये सेल है, अब मान लीजिए आपके सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, सेल से बाहर रिमूव कर देगा, ठीक। अगर आपको जरूरत है किसी मिनरल की या वाटर की तो वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, यानी वो जो आवश्यकता होगी बॉडी को उसी को आने देगा। ऐसा नहीं कि कोई बैक्टीरिया आया तो उसको भी एंट्री दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। वो जो आपके लिए यूजफुल है उन्हीं चीजों को अंदर आने देगा और जो हार्मफुल चीजें हैं उनको वो बाहर रिलीज कर देगा। इसीलिए इसे बोला जाता है सिलेक्टिवली परमेबल। बात क्लियर हो गई। आगे है इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड।
यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यानी सेल मेम्ब्रेन, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और ये टूटने के बाद में आपस में जुड़ भी सकती हैं, ठीक है। अगर ये ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, तो ये आपस में पुनः रीयूनाइट हो जाती हैं, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं क्या है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग सीख चुके हैं। आगे लिखा है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सब्सटेंस है उसका कैसे मूवमेंट होता है वो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डिफ्यूजन, और दूसरा टॉपिक क्या है, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक, मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, देखिएगा, ये कोई एक कंटेनर है, ओके। अब यहाँ पर इसमें क्या है, वाटर ऐसे फिल है, ये वाटर फिल है, ठीक। हमने क्या किया, एक दूसरा कंटेनर लिया ऐसे, ठीक, इसमें वाटर की मात्रा यहीं तक है, और इसको हमने क्या किया, एक पाइप के थ्रू ऐसे जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, ये जुड़ गया है, ठीक। अब बताइए, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन आपका वाटर का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो किस में ज़्यादा है? तो जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट ए कंटेनर है और ये बी है, तो आप बोलेंगे कि सर जो ए में वाटर ज़्यादा है, यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है कंटेनर ए में ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पाइप लगी हुई है तो वाटर का फ्लो किधर होगा? तो आंसर है वाटर का फ्लो बी वाले कॉलम में जाएगा, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर मूव करेगा। बात क्लियर? तो इसी प्रकार से डिफ्यूजन भी होता है, ठीक। ये बिल्कुल डिफ्यूजन की प्रोसेस है, और इसमें हमें अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं, स्पॉन्टेनियसली ये चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाए। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इक्विलिब्रियम होता क्या है। जैसे आपने घर पे सभी लोग रहते हैं, चाय बनाते हैं। चाय बनाना, जब आप उसमें दूध है, चीनी है, चाय पत्ती, जो भी चीज़ें होते हैं आप डाल देते हैं और अपने गैस को जला देते हैं, बर्न करते हैं, चाय बनना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें दो प्रकार का रिएक्शन होता है। एक, चाय क्या हो रही है, गर्म हो रही, हीट हो रही है, और दूसरा जो वाटर है वो ठंडा है, वो सोच रहा है ठंडा ही रहे, हीट ना होने पाए। लेकिन लगातार वो हीट होती रहेगी, होती रहेगी, यानी आप क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और उधर से जो उसे ठंडा कर रहा है, कूल कर रहा है, वो बैकवर्ड है। एक ऐसा टाइम आप देखेंगे कि चाय जब उबलने वाली होती है, ऐसा लगता है कि सारे प्रोसेस स्टॉप हो गए, सब कुछ लगता है कि रुक गया है, ठीक है। तो वो जो स्टेट होती है वो आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। बात समझ में आया? तो ऐसा रिएक्शन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आप क्लियर हो गया कि वाटर तब तक इसमें आएगा जब तक ये पूरा क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाता। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। क्योंकि कंटेनर ए एंड कंटेनर बी क्या होगा, दोनों में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चुका है। अब ना कोई डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ना तो कोई लो है ना कोई हायर है, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हो चुके हैं। बात क्लियर? अब जैसे मान लो ये आपका सेल है, क्लियर? सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, ये बात क्लियर है। अब ध्यान देना, मान लीजिए ये सेल है और यहां पर हमने क्या किया, ये वाटर है, ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इस सेल के अंदर क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बात समझ में? अब क्या होगा, वाटर का जो मूवमेंट है
वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी वाटर मूव करेगा और सेल के अंदर एंटर करेगा। क्यों? इसका रीजन यही है कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसके सराउंडिंग ज्यादा है। तो अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जहां होगा तो वो लो की तरफ मूव ऑटोमेटिक करेगा। ठीक, यही अगर उल्टा हो जाए कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा हो जाए तो वाटर क्या होगा, सेल से सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, जैसे मान लो यहां पे CO2 है, ठीक, और ऑक्सीजन है, दो चीज है। आपको ये चीज पता होगा कि सेल में जो है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ये हम मान लेते हैं कि कम है। सेल का कॉन्सेंट्रेशन किसमें? ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, कम है। अब अगर सेल में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का हायर होगा तो जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर मूव करेगा, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक, यानी हायर टू लोअर मूव करेगा। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड मान ले कि अगर सेल के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो CO2 जो होगा वो बाहर मूव करेगा। बात समझ में आया? क्योंकि डिफ्यूजन की ये प्रोसेस है कि ये डिफ्यूजन क्या होता है कि जिसमें कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में फ्लो करता है। ठीक, तो सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। एग्जाम्पल में लिखा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से ये आपकी डिफ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ये भी बिल्कुल प्रोसेस सेम है, बस इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है? वाटर का हो रहा है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही मूव करेगा। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। अगर हम कोई ऐसा सेल ले कि जो मेरे पास एक सॉल्यूशन है शुगर का या सॉल्ट का, कोई भी सॉल्यूशन आप रख लीजिए, और उसके अंदर सेल को हम डाल देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? तो उसके लिए उसी के बेसिस पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर क्या किया गया है? सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है। आपके सेल की ये सिचुएशन कब होगी, ये सिचुएशन कब होगी और ये सिचुएशन कब होगी? तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब होता है? यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस, यानी अगर आपके पास में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल की अपेक्षा कम है, यानी सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है उसका लो है, तो आपको पता है कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो बाहर मूव करेगा। ठीक, जैसे हम ये मानते हैं कि मेरे पास ये कंटेनर रखा, देखिए जैसे ये दिया गया है कंटेनर, देखिए, और इसमें वाटर है और कुछ मात्रा में क्या सॉल्ट भी है। तो दो चीज इसमें है, क्या क्या है? साल्ट है और प्लस क्या है? वाटर है। हमने सेल को इसके अंदर डाल दिया। क्लियर? तो सेल को जब इसके अंदर डालेंगे, हमने ये बताया कि जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या वेरी लो, बहुत कम है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो आपको पता है
मूव किधर होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी देखिए इस सेल में एरो दिया गया है, यानी जो भी मटेरियल होगा मूव किधर करेगा, बाहर की ओर मूव करेगा, और ये आपका सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, अंगूर का नाम सुना, अंगूर देखा भी होगा। आप अंगूर लीजिए और उस एक चाशनी बनाइए, चीनी यानी शुगर और वाटर का चाशनी बनाने के बाद में उस शुगर ग्रेप्स को उसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, 1-2 घंटे बाद वो क्या होगा, जो उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण अपने वाटर को रिमूव कर चुका होगा, यानी बाहर निकल चुका होगा। और जो अंगूर की शेप है, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया तो अंगूर की शेप जो है कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी। बात क्लियर हो गई, यानी श्रिंक कर जाएगा, वो बिल्कुल किशमिश के दाने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्लियर हो गई। यानी जो इस प्रकार का सॉल्यूशन होगा उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन यानी आउटसाइड का कॉन्सेंट्रेशन और इनर साइड का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ना तो कुछ बाहर से अंदर आए और ना अंदर से कुछ बाहर आए। ठीक है, तो इस प्रकार का कंडीशन हो जाएगा ये। ठीक है, या तो अगर कुछ अंदर आता है तो बाहर भी निकल जाएगा। ठीक है, यानी सेल पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन आपका होगा उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद में आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर। सेल के बाहर अगर हम देखते हैं, सेल के बाहर तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, यहां पे लिखा है मोर यानी हाई होगा, और सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। तो वो सेल क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब कब तक एब्जॉर्ब करेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सेल जो है ब्रस्ट कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये 3 चीज हमने सीखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे हम लोग फिर स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।